और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गाजा पर इजरायली हमले में रात को 90 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजरायली हमले में रात को 90 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार एक के बाद एक अपडेट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कई मोर्चे यहां पर खुले हुए हैं। अब सवाल यह है कि सिलसिला टूटेगा कैसे, सिलसिला थमेगा कैसे। जरा इस पर वहां अपडेट दे दें आप पहले। गाजा पर जो हमला हुआ इजरायली, उसमें 90 लोगों की मौत हुई है। लेबनान की तरफ शिफ्ट किया, उसके बाद अब ईरान के हमले की तरफ शिफ्ट कर गया हो, लेकिन गाज़ा में बदस्तूर जो इजरायली हमले हैं वो जारी हैं। और इस बाबत ही ये जानकारी आई कि 90 लोगों की मौत हुई है। और ये जानकारी जो है गाज़ा जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानकारी के आधार पर है। हालांकि लगातार बार बार जो इजरायल है वो इन आंकड़ों पर शक जताता रहा है और ये कहता रहा है कि जो 41,000 का आंकड़ा दिया जाता है उसमें 15,000 के आसपास तो हमास के लड़ाके हैं जिसको एलिमिनेट किया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही अहम बात है कि बड़ी तादाद में जो आम सिविलियंस हैं वो भी गाज़ा में शिकार हुए हैं, जान उनकी गई है। और इसी वजह से अमेरिका जैसे देश ने भी बीच में 1000 और 2000 किलो के जो बॉम्ब है उसकी सप्लाई इजरायल को रोक दी थी कि वो राफा में ऑपरेशन ना करे, क्योंकि वहाँ पे भी भारी जान माल के नुकसान का अंदेशा था। लेकिन इजरायल उसके बाद भी नहीं माना और वो बदस्तूर अपने ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुआ है। और इसी वजह से जो कल रात को बीती रात जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें 90 लोगों के मारे जाने की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। मैं सीधे सुनील जी का रुख करना चाहूंगा। सुनील सर, मैं इंपैक्ट की बात कर रहा था। वैश्विक तौर पर अगर ये एस्केलेशन, डी एस्केलेशन इसका नहीं होता है, अगर डिफ्यूज नहीं होती है टेंशन, तो वैश्विक तौर पर इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं और भारत के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? देखिए, आज के संदर्भ में मुझे लगता नहीं कि कोई भी जो युद्ध है वो बड़े राष्ट्रों के बीच में होता है। वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, लंबे समय तक चलने की स्थिति ऐसी पैदा कर सकता है, ऐसा आज के संदर्भ में संभव मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोप के जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और खासकर वेस्ट एशियन कंट्रीज जो अरबिक नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हैं, कतार हैं, बहरीन हैं, ये वो देश है, इजिप्ट है, ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध यहीं पर रुक जाए। और दोनों पक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को और ईरान को कहीं ना कहीं कंसिलिएशन के लिए तैयार कर लेंगे। जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि किस प्रकार से जो एक्सेसिव रेजिस्टेंस है, ये जो स्टेट विद इन स्टेट, चाहे वो हमास के रूप में है, हिजबुल्लाह के रूप में, हौतीस के रूप में, जब तक इन पर कोई नियंत्रण ईरान की तरफ से औपचारिक या परोक्ष रूप से नहीं आ पाएगा, इस प्रकार का जो रिकंसिलिएशन है उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये रियलाइजेशन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों को भी हुआ है, सरकारों को भी हुआ है। मुझे लगता नहीं कि इजराइल के अंदर और ईरान के अंदर दोनों सरकारें अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक जन आकांक्षाओं को इग्नोर करके इस युद्ध को लंबे समय तक रख पाएंगे। मुझे ऐसा संभव लगता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना नजरिया हमारे साथ साझा करने के लिए। उमाशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।